अगर आपने आप में से किसी ने एसक्यूएल पे काम किया हो तो वहाँ पर भी ये डायग्राम व्यू नज़र आ रहा होता है, और इसमें बेसिकली उन टेबल्स के सिर्फ हेडर्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। एक्सेस में भी ये चीज़ मौजूद थी। इसे हम यूज़ करते हैं डेटा मॉडलिंग के लिए। डेटा मॉडलिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीआई के अंदर। अब वो पावर बीआई हो या पावर पिवट हो, उसके अंदर जो डेटा मॉडलिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ज़रिए आप डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, उसमें से अपनी मर्ज़ी का डेटा जो है फेच कर रहे होते हैं। दो डिफरेंट टेबल को आप लिंक करके उनके जॉइंट्स बना रहे होते हैं और उनसे डेटा आप ले रहे होते हैं। थोड़ी सी लिमिटेशन है पावर पिवट के अंदर, और वो लिमिटेशन ये है कि आप यहाँ पर वन टू मैनी और वन टू वन रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। वो एक लिमिटेशन है जो कि पावर बीआई के अंदर जाके इन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया था। उसके बाद डिज़ाइन टाइप आ जाता है, कैलकुलेशन ऑप्शन है। कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। फ्रीज पैन है, डिलीट ऐड वगैरह का आ जाता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग आ जाती है, टेबल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक बड़े सिंपल से टूल्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरह एडवांस में समराइज आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाती हैं, मैनेज आ जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या चीज़ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गेट एक्सटर्नल डेटा, नंबर टू इसके व्यूज़। तो ये दो चीज़ें इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड्स भी आ रही हैं और केपीआईज आ रहे हैं। अब केपीआईज आप क्रिएट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और केपीआई जो आपका बनेगा वो बनेगा जाके पावर पिवट की शीट के अंदर। अलाइनमेंट है, हॉरिजेंटली वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। अगर कोई डेटा आपने डेटा मॉडल में ऐड करना है तो वो आप ऐड टू डेटा मॉडल के ज़रिए कर सकते हैं। जितना भी आपने डेटा इंपोर्ट किया हुआ है उसको अपडेट करना है। अब अपडेट का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है? आपने डेटा किसी डेटा सोर्स से उठाया और उस डेटा सोर्स में कुछ चेंजेस हुई, कोई नया डेटा ऐड हो गया। जैसे हम एक फ़ोल्डर की एग्जांपल ले लेते हैं। उस फोल्डर के अंदर 15 फाइल्स पड़ी हुई थी, एक और फाइल हमने उसमें रख दी। जब हम उसको अपडेट ऑल करेंगे तो वो फोल्डर की जो एडिशनल फाइल थी वो भी इसमें अपडेट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद डिटेक्ट है, रिलेशनशिप डिटेक्शन करेगा ऑटोमेटिकली कि कौन कौन सा रिलेशनशिप जो है इसमें बिल्ड करना है। और लास्ट में सेटिंग्स हैं। अली प्लीज़ आप अपना माइक बंद कर दें, और एक एनोनमस यूज़र आ रहे हैं, ये भी अपना माइक बंद करें। ओके जी। अच्छा, ये तो था पावर पिवट का एक ओवरव्यू के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेटा मॉडल है। डेटा मॉडलिंग जो है, अच्छा इसका जो ट्रेनिंग सीक्वेंस है ना वो भी इसी तरह होता है। डेटा मॉडलिंग, उसके बाद विजुअलाइजेशन या जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये दो ही चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। जब हम इसको पावर बीआई के केस में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है, पावर बीआई सोर्स। वो भी ऑटोमेशन की एक एडवांस आप कह सकते हैं एक शेप है। अगर पावर क्यूरी में जाएं तो यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस्ड है। मैंने आपको पावर पिवट में ये नहीं बताया कि वहाँ पर आप फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं। पावर पिवट की लिमिटेशन थी, वहाँ पर आप फोल्डर इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटाबेस में से टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी फोल्डर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उस पूरे के पूरे फोल्डर को इंपोर्ट करना है, या अदर देन दैट जो कि हमें पावर पिवट ने अलाउ किए थे, सोर्सेज अलाउ किए थे, उनके अलावा किसी सोर्स से आपने डेटा पिक करना है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप पावर क्यूरी का सहारा लेते हैं। अच्छा, ये पावर क्यूरी सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं है कि इसमें आप डेटा इंपोर्ट कर सकें, इसके और भी बहुत सारे काम है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें पहला ग्रुप देखें तो गेट एक्सटर्नल डेटा है। अब गेट एक्सटर्नल डेटा में फ्रॉम वेब भी है, उसके बाद फ्रॉम फाइल है, एक्सेल और सीएसवी तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ वहाँ पे। लेकिन ये नीचे देखें सबसे फ्रॉम फोल्डर का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप फोल्डर से भी डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। पावर क्यूरी आपको एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी देती है, और अगर पावर बीआई में चले जाएं तो जेसन फाइल होती है वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थे कि हमने फाइल्स से कैसे लेना है। उसके बाद आ जाता है डेटा बेसिस कौन कौन से हैं। कुछ डेटा बेसिस हमने पावर पिवट में देखे थे, कुछ एडिशनल यहाँ पर भी आ रहे होंगे। उसके बाद क्लाउड है, तो क्लाउड से भी आप क्लाउड में आप डेफिनेटली एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उससे उठा सकते हैं। क्लाउड की जो
टास्क असाइनमेंट होती है या डैशबोर्ड होता है, वहाँ का डेटा आप पिक कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं। फेसबुक फ़िलहाल इन्होंने इसका बंद किया हुआ है। फेसबुक की एपीआई इससे पहले मेरी लास्ट ट्रेनिंग थी पावर बीआई की तकरीबन जैन फेब में, तो तब इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। फेसबुक के लाइक्स कमेंट्स हर चीज़ आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास राइट्स हैं अपनी आईडी के। तो वो सारी चीज़ें इसमें इंपोर्ट हो जाती थी एक्सेल के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ना पावर बीआई में हो रहा है और ना ही पावर क्यूरी के थ्रू हो रहा है। उसके बाद कुछ और सर्विसेज भी हैं, ये भी आप देख लें। यहाँ पर भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ हैं जो कि आपने रिसेंटली यूज़ किए हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद एक्सेल जो डेटा है उसको टेबल और रेंज में आपने कन्वर्ट करना है, तो उसका भी एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, लेकिन वो हम किस तरह से करेंगे मैं आपको उसकी शॉर्टकट की भी बता दूंगा। मेरे पास एक क्यूरी आई थी कि अगर मेरे पास एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स हैं और उनको मैंने एक करना है तो उसको कैसे करेंगे। ये कंबाइन का टूल है हमारे पास पावर क्यूरी के अंदर। ये दो काम करता है, एक तो दो फाइल्स को मर्ज भी कर देता है, और दूसरा मल्टीपल फाइल्स को अपेंड करता है, यानी कि उनकी एक फाइल बना देता है। आपने एक एक्सेल फाइल थी उसमें 25 शीट्स थी, आपने इंपोर्ट कर ली, उसने 25 टेबल बना दिए। वो जब इंपोर्ट करेगा तो अपेंड नहीं करेगा एक ही फाइल के अंदर अगर मल्टीपल शीट्स हैं तो, क्योंकि वो हर एक शीट नेम के ऊपर टेबल बना रहा होता है जब एक्सेल की शीट की हम बात करते हैं। तो उसके बाद हम अपेंड के ऑप्शन में जाके उन सबको एक ही शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्कबुक क्यूरीज हैं। क्यूरीज में लॉन्च एडिटर और शो पे है ना, तो ये वो क्यूरीज हैं जो ऑलरेडी जब हम इस पर काम करेंगे तो हमारे पास आ रही होंगी। डेटा सोर्स सेटिंग है, जहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं, वो जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हमारे पास एक उसकी सेटिंग्स जो है बन जाती हैं बैकएंड पे, उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कोई भी डेटा एक्सेस नहीं किया हुआ। ऑप्शंस हैं। उसके बाद पावर बीआई के टूल्स आ जाते हैं। अब ये देखें, ये स्टार्ट था इस पावर टूल्स को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। तो पावर बीआई में डेटा कैटलॉग सर्च आ रही है, माई डेटा कैटलॉग क्यूरीज आ रही हैं, और साइन इन आप कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप मेरे साथ पावर बीआई की ट्रेनिंग में बैठे तो मैं आपको बड़ी डिटेल में ये चीज़ें समझाऊंगा। अब फर्स्ट स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। इस ऑप्शन में एक डेटा लोड का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास लोड टू वर्कशीट आ रहा होगा, या आपके पास यूज स्टैंडर्ड लोड सेटिंग आ रहा होगा। तो आपने स्पेसिफाई कस्टम डिफ़ॉल्ट लोड सेटिंग पे क्लिक करना है, वर्कशीट को अनचेक करके लोड टू डेटा मॉडल को चेक करके ओके कर देना है। अब इससे होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्सेल के अंदर डेटा लोड करने की एक लिमिट है, 1 मिलियन और 48,000 समथिंग रोज़ के ऊपर है। जब उससे डेटा इंक्रीज कर जाता है और आपने लोड टू एक्सेल वर्कशीट किया हुआ है तो वो आपको एरर दे देगा, आपका रिमेनिंग डेटा लोड नहीं होगा। अगर हम लोड टू डेटा मॉडल करेंगे फिर एरर नहीं आएगा, फिर वो उसको लोड करता रहेगा अनटिल अनलेस आपका डेटा जो है वो कम्प्लीटली लोड हो जाता है। और इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। 3 मिलियन प्लस रोज़ मैं आपको इसमें इंपोर्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से करनी है। अभी आपने जो सेटिंग्स करनी है, ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद लोड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करके ओके कर दें। अच्छा, अब हमारे पास जो डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, उनमें 3 सोर्सेज हम यूज़ कर रहे होंगे। एक CSV फाइल हम यूज़ करेंगे या नोटपैड फाइल, इन दोनों में से कोई एक। एक्सेल की फ़ाइल यूज़ करेंगे, और इसके अलावा हम SQL सर्वर से डेटा एक्सेस करेंगे। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है SQL सर्वर और आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं यूज़ कर रहे तो ये ट्रेनिंग आपकी रिकॉर्ड होगी, आपके पास अवेलेबल होगी। आप किसी भी टाइम जब भी SQL यूज़ करते हैं या SQL की एक्सेस आपको मिलती है तो आप इसको इसको देख के वो उसका जो कनेक्शन है वो बिल्ड कर सकते हैं, डेटा बेस से डेटा उठा सकते हैं। बहुत सिंपल है, बड़े इजी स्टेप्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए 2 तरीकाकार हैं। नंबर 1, आप उस पर्टिकुलर डेटा को टेबल में कन्वर्ट करें और इंपोर्ट कर लें, और नंबर 2, आपने एक्सेल फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया अपने पावर पिवट के अंदर। सबसे पहले जो तरीकाकार हम यूज़ करेंगे वो है एक्सेल की फ़ाइल को ही कैसे इंपोर्ट करना है। मैंने आप लोगों के साथ एक रॉ डाटा शेयर किया था
आई थिंक इस ग्रुप में शेयर किया था, अगर आप लोगों के पास वो अवेलेबल है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस करने का भी आपको चांस मिले। अब ये देखिए मेरे पास रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट है, ये मैंने ओपन की, मेरे पास बहुत सारे रिटेलर्स आ रहे होंगे। मेरे ख्याल में ये वो डेटा है जो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब मैंने ये डेटा लिया था, और ये नॉर्थ साउथ वगैरह, हाँ, सब नेशन वाइड डेटा है। कोई दो तीन चार साल पुराना डेटा है ये। इसको दोबारा शेयर कर। अब मेरे पास ये डेटा आ गया, ये डेटा है रेंज की सूरत में। हमारे पास डेटा जो एक्सेल के अंदर शो हो रहा था, या वो रेंज होती है या वो टेबल होता है। तो हमने जब इस डेटा को इंपोर्ट करना है पावर पिवट में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल के अंदर। अब टेबल में कैसे कन्वर्ट होगा? शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, एक तरीकाकार तो ये है कंट्रोल टी। और इसका दूसरा तरीकाकार था फॉर्मूलाज। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं इंसर्ट में जाऊं, टेबल्स के अंदर टेबल का एक टूल है, इसके ऊपर क्लिक करूं, तो ये दोनों तरीके से मेरा जो डेटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास एक सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा, इसके अंदर वो सारे का सारा डेटा उसने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें और अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर लें, या इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। उसके बाद एक चेक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आपके टेबल में हेडर हैं, जो कि डेफिनेटली होने चाहिए जब आप पावर पिवट में लेके जा रहे हैं, तो डेटा को समझने के लिए हेडर्स का होना ज़रूरी है। इसको चेक कर दें और ओके कर दें। अब ये जो टेबल है, ये डेटा जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है। इसका कैसे पता चलेगा टेबल में कन्वर्ट हुआ है? सबसे मेन जो इसका वो है, डिज़ाइन के नाम से एक टेबल के टूल्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन का टैब आ गया और यहाँ पर टेबल नेम आ रहा है। मैं इसको RBR कर देता हूँ। अब मेरे जो टेबल नेम है वो RBR हो गया है। यहाँ पे अगर देखें आप तो RBR टेबल नेम है। अब मुझे इसको ऐड करना है डेटा मॉडल के अंदर। पावर पिवट में जाऊँगा और यहाँ पर ऐड टू डेटा मॉडल लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इंपोर्ट करना शुरू कर देगा उस डेटा को। अब ये देखिए, यहाँ नीचे RBR लिखा हुआ है और रिकॉर्ड के अंदर अगर आप देखें तो 227 के रिकॉर्ड्स जो है वो ऑलमोस्ट इसमें इंपोर्ट हुए हैं, और बहुत थोड़ा सा टाइम लगा। इसमें आप फर्दर कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कॉलम्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं। अब इसको आप क्लोज कर दें। ये टेबल हमारा यहाँ पर भी अवेलेबल है और ये टेबल हमारा पावर पिवट के अंदर भी चला गया। हम इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और इसको एक्सेस कर सकते हैं पावर पिवट से भी। दूसरा तरीका जो हमारा था, एक CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम दोबारा मैनेज में जाते हैं, यहाँ से आप अदर सोर्सेज पे जाएं और मैं टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने इसका पाथ देना है। टाइप, उसने कनेक्शन टाइप जो है वो लिख दी है टेक्स्ट। फाइल पाथ जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मेरे पास ये मैंने आज ही बनाई थी। अब इसमें भी अगर आप देखें, पहली चीज़ ये है कि सेपरेटेड किस चीज़ से है, ये आपने बताना है इसको। ये सेमी कॉलन से सेपरेटेड है, ये स्पेस से है, ये किस चीज़ से सेपरेटेड है। और फिर इसकी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर कॉलम है। अब इसमें ना लोडिंग, इस फाइल को लोड करने में कुछ एरर आ रहा है। ये एरर किस वजह से आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ये बेसिकली सिर्फ इसको, जो इसका सेपरेटर है उसको पिक नहीं कर रहा। फॉर द टाइम बिंग हम दूसरी फाइल ले लेते हैं, इसका जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको उस वक्त इसे यूज़ कर लेंगे। ये मैंने एक फ़ाइल पिक कर ली। अब ये फाइल है, इसमें कॉमा सेपरेटर लगा था तो मैं कॉमा सेलेक्ट कर लूँगा। कॉमा लगाने से मेरे पास सारे कॉलम्स आ जाएंगे और उनके फर्स्ट रो एज हेडर आ जाएगा। इसे मैं फिनिश कर दूँगा तो ये फाइल भी मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगी।
अब ये सिंगल फाइल, चूँकि पावर पिवट में मैं हूँ तो मैं सिंगल फाइल ही इंपोर्ट कर सकता हूँ। जो फाइल नेम था वही टेबल नेम बन गया है। याद रखिएगा CSV के केस में और नोटपैड फाइल के केस में आपका फाइल नेम जो है वो टेबल नेम बनता है, और एक्सेल के केस में अगर आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो शीट का नाम है वो टेबल नेम बनता है। अब ये तो था हमने किस तरह से इंपोर्ट करना है डेटा फ्रॉम नोटपैड फाइल। इसी तरह से हम एक्सेल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल के लिए भी आपने सिर्फ उसका पाथ देना है, और यहाँ पर मेरे पास रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट पड़ी है। यूज़ फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर, उसके बाद नेक्स्ट कर दें ताकि ये डेटा फेच करके आपको उसका सैंपल दिखा दे, और उसके बाद इसे फिनिश कर दें। अब इसमें देखें सोर्स क्या है। अगर मल्टीपल शीट्स आ रही हैं तो वहाँ यहाँ पर वो सारी की सारी शीट्स डिस्प्ले कर देगा। एक शीट है तो एक ही शीट मेरे पास आ गई, इसको फिनिश करें, इंपोर्ट इन प्रोग्रेस, और ये इंपोर्ट इसका जो है तकरीबन 50,000 रोज हो गई हैं। चूँकि हमारा जो शीट नेम था वो शीट 1 था, तो इस केस में जो टेबल नेम बनेगा वो शीट 1 ही टेबल नेम शो होगा यहाँ पे। आप उसको रीनेम कर सकते हैं, जिस तरह एक्सेल के अंदर शीट का नाम आप रीनेम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आप टेबल नेम भी रीनेम कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हाँ 227 के रोज़ थी और ये इंपोर्ट हो गई। इसको हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास शीट 1 के नाम से एक टेबल आ जाएगा। इसे डबल क्लिक करें और रीनेम कर दें। अब ये शीट 1 में जो डेटा है और RBR में ये सेम है, लेकिन इनको इंपोर्ट करने का जो तरीकाकार है वो दोनों का डिफरेंट है। RBR को हमने टेबल में कन्वर्ट किया था एक्सेल के अंदर, फिर इंपोर्ट किया, और शीट 1 हमने डायरेक्टली शीट को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीकाकार है डेटा इंपोर्ट करने का, वो हम फोल्डर से किस तरह से हमने डेटा लेना है। हमारे पास डेटा जो है वो एक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, और हमने उसका एक ही टेबल क्रिएट करना है पावर पिवट के अंदर। पावर क्यूरी के टैब में जाएं और यहाँ पर फ्रॉम फाइल में जाके यहाँ से आपने फ्रॉम फोल्डर सेलेक्ट करना है। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो आप इंश्योर कर लें कि ऑप्शन से आपने लोड टू डेटा मॉडल लाजमी सेलेक्ट किया हो। अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो इस क्यूरी को यहीं पे कैंसिल करके दोबारा से वो सिलेक्ट कर लें ताकि आपको इंपोर्ट के दरमियान में एरर ना आए। उसके बाद पाथ दे दें इसको डेटा का जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, और हमारा डेटा है पावर पिवट के अंदर बंडल्स के नाम से। तो ये हमारा पाथ था, इसको ओके कर दें। सबसे पहले आपको ये टोटल फाइल्स दिखाएगा, उनमें कंटेंट क्या है, उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है, कब उसको मॉडिफाई किया गया था, और उसका पाथ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब ये देखें वो सारी 24 फाइल्स जो हैं इसमें शो हो रही हैं, उनका पाथ भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। उसके बाद आप अगर नीचे देखें यहाँ पर तो इसके टोटल 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कंबाइन, लोड और एडिट एंड कैंसिल। कंबाइन का मतलब ये है कि इन तमाम फाइल्स को, जो 24 फाइल्स हैं, उनकी एक ही फाइल बना देगा। लोड करेंगे तो हर एक अलग अलग लोड हो जाएगी। कंबाइन एंड लोड करेंगे तो यहाँ से ये डेटा मॉडल में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ थोड़ा सा सैम्पल डेटा भी दिखाएगा। कुछ आप अगर इसमें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो ये सैम्पल डेटा इस तरह से होगा, ये उसने दिखा दिया, एक पहली फाइल दिखाई है। अगर आप कोई और फाइल देखना चाहें तो आप उसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके उसका व्यू देख सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर एरर्स हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, और स्किप करने के लिए स्किप फाइल विद एरर्स जो है इस पर आप चेक करें, तो जिस फाइल में भी एरर्स होंगे वो उसमें से स्किप कर देगा, उसको इंपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद इसे ओके कर दें।
अब ये देखिए वर्कबुक क्यूरीज जो है ये ऑटोमेटिकली शो पैन हाईलाइट हो गया यहाँ से, और वर्कबुक क्यूरीज यहाँ से रन हो गई है। इस फाइल के अंदर मेरे ख्याल में कुछ 3 मिलियन के लगभग रोज़ जो है वो इंपोर्ट होंगी, जो कि हमारी 3 एक्सेल शीट्स के अंदर नॉर्मली आती हैं। अब 1.1 मिलियन हो गई हैं, यानी कि हमारी एक्सेल शीट की जो लिमिट थी उससे इंक्रीज़ हो चुकी हैं ऑलरेडी। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं सिर्फ डेटा इंपोर्ट करने को, डेटा मॉडलिंग इसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, इसमें जी 1.47 मिलियन रोज़ थी, और ये देखें ये सारे इसका डेटा है। अब इस डेटा को अगर आप देखना चाहें कि डेटा किस शेप में आया है, तो आप दोबारा से पावर पिवट पे क्लिक करें, मैनेज पे क्लिक करें, यहाँ से आपको ये बंडल्स के नाम पे टेबल आ जाएगा। इसके अंदर आप ये सारा डेटा देख सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, केपीआईज अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो सोर्स नेम का है। जब आप पिवट अप्लाई करते हैं तो ये सोर्स नेम आपको वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, आपको मास्टर आईडी से ये डिस्प्ले होता है जो कि आपके एक्चुअल हेडर्स थे। और अगर कोई नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कॉलम में जाके ऐड कर सकते हैं, जो कि हम डेक्स के सेशन में जाके उसको डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको ऐड करना है। अब इसे मैं करता हूँ क्लोज। मेरे पास टोटल 4 टेबल हो गए हैं। अब एक जो लास्ट तरीकाकार है, जी कोई पूछना चाह रहे हैं आप? जो लास्ट तरीका है वो हम एसक्यूएल सर्वर से डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इस ट्रेनिंग के लिए एक सर्वर में भी ना 1-2 टेबल बना के रखे हुए हैं कि अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सर्वर नेम और उसका कनेक्शन वगैरह का पता होना चाहिए। तो मेरा जो सर्वर नेम है वो यहाँ से मैं देख लेता हूँ। मेरा सर्वर नेम है LHR-GCS-ABID-M, ये मेरा सर्वर नेम है। मैं फ्रॉम डेटाबेसेस में जाऊँगा, फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेसेस में जाऊँगा, यहाँ पे सर्वर नेम दूंगा LHR-GCS-ABID। अगर मुझे डेटाबेस का नाम पता है तो मैं यहाँ पर डेटाबेस नेम दे सकता हूँ, और अगर मुझे डेटाबेस नेम नहीं पता तो इसको मैं छोड़ दूंगा, वो आगे जाके खुद ही मुझे डेटाबेस सारे जो है वो शो कर देगा। उसके बाद इसको किस तरह से सर्वर को लॉगिन करना है, तो मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन के ऊपर रखा हुआ है, तो मैं इसको कहूँगा कि यूज़ माई करंट ऑथेंटिकेशन और कनेक्ट कर दो इसको। अब उसने सबसे पहले तो मुझे सारे के सारे डेटाबेसेस दिखाए। मेन डेटाबेस है, रिपोर्ट सर्वर है, रिपोर्ट सर्वर टेम्प है, और एक ट्रेनिंग के नाम से डेटाबेस बना हुआ है। तो मैं मेन डेटाबेस में जाऊंगा और इस डेटाबेस को मैं यहाँ से लोड कर दूंगा। मेन डेटाबेस के अंदर 2 टेबल थे, उन दोनों टेबल के हेडर्स इसने लोड कर दिए हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे पूरे का पूरा टेबल चाहिए था, तो मैं इसकी टेबल सिलेक्शन भी करता हूँ। LHR-GCS-ABID मेन डेटाबेस, इसको ओपन करें, उसमें टेबल आ रहे हैं, टेबल 1 और टेबल 2। आपको जो भी टेबल चाहिए उसको सिलेक्ट करें और इसको आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। देखिए पहले उसने सिर्फ 2 रोज़ इंपोर्ट की थी, वो क्या था, वो टेबल नेम थे, उसकी डिटेल आ गई। लेकिन अब उसने 55,000 रोज़ जो है वो उससे इंपोर्ट कर ली हैं एसक्यूएल सर्वर से। अब एसक्यूएल का डेटा मैं एक्सेल में कैसे देख सकता हूँ, उसी तरह से दोबारा मैनेज में जाएं और मैनेज पे क्लिक करके यहाँ से आप ये रीजनल डैशबोर्ड 2019 का जो डेटा है ये बेसिकली मैं एसक्यूएल सर्वर से लेके आया। अब इसमें ऑटोमेशन कहाँ पे है, ऑटोमेशन क्या है? आपका जो एसक्यूएल सर्वर होता है वो या तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है टेराडाटा की तरफ से, आईटी की तरफ से, और या आपका कोई आईटी जो प्रोफेशनल है वो बैकएंड से आपका सर्वर जो है उसको अपडेट कर रहा होता है, उसमें डेटा इंपोर्ट कर रहा होता है।
आपने SSIS के थ्रू कुछ इंटीग्रेशंस की होती हैं जो कि ऑटोमेशन के ज़रिए डेटा इंपोर्ट कर रही होती हैं, तो वो मुख्तलिफ तरीके से है। लेकिन आपका जो पावर पिवट है, इसमें एक दफ़ा आपने इसको टेबल को इंपोर्ट कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ रिफ़्रेश का बटन क्लिक करना है। आपने रिफ़्रेश किया, ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें ऐड हुई थी वो इसमें इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके आगे आपने रिपोर्ट्स बिल्ड की हुई हैं, जब आपने रिफ़्रेश किया तो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स, डेटा, हर चीज़ रिफ़्रेश हो जाएगी और आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। डेटा इंपोर्ट के हवाले से या जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं उनके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकता है, ताकि हम डेटा मॉडलिंग की तरफ जो है इसको लेके चलें। एनीवन? अभी तो जैसे अभी हमने सिर्फ एक शीट से डेटा उठाया है, जी जी। तो हम मल्टीपल शीट्स को इसमें अगर एक ही डेटा में ऐड करना चाहें तो वो आगे होगा या फिर इसको लेके चलेंगे साथ? नहीं नहीं, अभी होना चाहिए था वो। वेरी गुड। अच्छा, अब हम करेंगे एक ही शीट से, एक एक्सेल की फाइल है और उसके अंदर डेटा है हमारे पास मल्टीपल शीट्स में, उसको हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं डेटा इंपोर्ट के ऊपर, तो डेटा इंपोर्ट किसी भी तरह का है वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। पावर क्यूरी के अंदर रहते हुए अब एक शीट थी जो मेरे पास आई, और उस शीट के अंदर उस फाइल के अंदर डिफरेंट शीट्स हैं। हर शीट का जो फॉर्मेट है वो सेम है, लेकिन अब मुझे उससे एक ही फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम एक्सेल करूँगा, और एक्सेल के बाद मेरे पास वो शीट ये। अब इसके अंदर अगर आप देखें टेबल 4 के साथ साथ बहुत सारी शीट्स आ रही हैं। टेबल 4 आई थिंक समरी है, तो इसको मैं नहीं पिक करता, मैं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम को चेक करता हूँ, तो मेरे पास इन सब के साथ चेक बॉक्सेस आ जाते हैं। मुझे जो जो शीट इंपोर्ट करनी है मैं उसको चेक करता जाऊँगा। सिर्फ 2 मिनट दे दें, अजान हो जाए।
अच्छा जी, हमने जो शीट्स इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल इस पर टेबल के अलावा, टेबल 4 के अलावा तमाम की तमाम शीट्स को मैं इंपोर्ट करता हूँ। इन्हें आप लोड कर लें, तो ये हर एक शीट सेपरेटली इस पावर पिवट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। ये तो था वही स्टेप जो हम इंपोर्ट डेटा के लिए कर रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप डेटा मॉडलिंग है, उस डेटा मॉडलिंग के ज़रिए हम इन तमाम शीट्स को एक सिंगल शीट में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, वाई फेल फ्रॉम फाइल एक्सेल, ओके, और यहाँ से मुझे मल्टीपल शीट्स करनी है। इसको मैं लोड कर देता हूँ। अब ये देखें, नीचे सारी की सारी शीट्स इस तरह से इंपोर्ट हो गई हैं मेरे पास। मैं वापस जाता हूँ पावर क्यूरी के अंदर। अब ये जितनी भी शीट्स मैंने इंपोर्ट की हैं ना, इन सब की मैं एक ही फाइल बनाना चाहता था, तो मैं अपेंड को यूज़ करूँगा यहाँ। जब मैं अपेंड के ऑप्शन पे आता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ये है कि मैं दो टेबल हैं उनको अपेंड करना चाह रहा हूँ, और एक है कि तीन या इससे ज़्यादा टेबल हैं। दो टेबल हैं तो एज इट इज़ रहेगा, 3 एंड मोर के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, मेरे पास वो सारी की सारी शीट्स भी आ गई हैं, और उनको मैं सेलेक्ट करके ऐड कर सकता हूँ राइट साइड पे टेबल टू अपेंड में। तो मैंने क्या किया कि ये क्योंकि दो दफ़ा मैंने इंपोर्ट किया है, तो ये दो दफ़ा शो हो रही हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यहाँ तक की शीट्स सेलेक्ट करता हूँ और उनको सेंड कर देता हूँ टेबल्स टू अपेंड में। उसके बाद मैं ओके क्लिक करता हूँ। ओके क्लिक करने के साथ मेरे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की क्यूरी ओपन हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे कौन सा कॉलम रखना है, कौन सा कॉलम इसमें से रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर मुझे कुछ कॉलम रिमूव करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ एडिशनल कॉलम आ गए, एग्जांपल एक ले लेते हैं इस कॉलम की, तो मैं सेलेक्ट करके सिंपली रिमूव पे क्लिक करूँगा तो ये कॉलम रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा रिमूव कॉलम में। इसी तरह आप ग्रुप भी कर सकते हैं, कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, और बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकती हैं। जब आपने अपना सारा काम कर लिया, डेटा आपने देख लिया कि मेरा डेटा जो है बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसके बाद आपने इसको क्लोज एंड लोड कर देना है। अब देखें, क्लोज एंड लोड करने के साथ ही आपके पास यहाँ पर अपेंड के नाम से एक क्यूरी बन जाएगी, जिसमें उसने सारी की सारी रोज़ जो है वो लोड कर दी हैं। इस टेबल को आप पिवट के ज़रिए यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, जो कि आगे चल के इसकी हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। और उसके बाद वो जो डेटा आपने यहाँ पर पिवट टेबल के ज़रिए समराइज़ किया, उसको आप दोबारा एक्सेल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं और उनको आप एक ही फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, तो आप उनको थ्रू कंबाइन में अपेंड का जो ऑप्शन है इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले। उसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और नमाज के बाद हम चलेंगे डेटा मॉडलिंग की तरफ। सर अगर कोई उनका डेटा कुछ कॉलम सेम है और बाकी कुछ कॉलम में अगर डिफरेंस है, तो वो भी अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो वो दोनों का मर्ज होकर डेटा आ जाएगा। अच्छा, उसके लिए ना शर्त यही है कि उसके जो कॉलम है वो एक जैसे होने चाहिए। जब आपने अपेंड करना है तो एक जैसे कॉलम्स को करना है, जब आपने मर्ज करना है तो एक जैसे कॉलम्स को करना है। अपेंड में ये हो जाता है कि अगर आपके कॉलम आगे पीछे हैं, जो जो कॉलम उसके मैच कर रहे होंगे वो उनके नीचे लिख देगा, बाकी को आगे लिख देगा। मर्ज के केस में
वो फाइल पकड़ेगा एक और फाइल पकड़ेगा दूसरी, और फिर आपसे पूछेगा कौन सा मर्ज करना है। तो अगर आपने कम्प्लीटली एक ही टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप फुल आउटर मर्ज करके इसको ओके कर देंगे। अपेंड के केस में वो कर देगा, लेकिन अगर कॉलम नेम में फ़र्क था तो वो उसको एक नया कॉलम उससे बना देगा। कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें समझ ना आया? अच्छा, ये जो आज का सेशन हमारा शुरू हुआ है, ये स्टैंड अलोन एक अलग से ट्रेनिंग है। तो अगर आपको एक्सेल में बिल्कुल भी आप न्यू हैं, तब भी आप इस ट्रेनिंग से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती जो कि इससे पहले आपने सीखी हैं। जैसे फार्मूला, इसका अपना फार्मूला है, इसका अपना तरीकाकार है। वहाँ पर डेटा को समराइज़ और तरीके से करते थे, यहाँ पर किसी और तरीके से करेंगे। वहाँ पर टर्मिनोलॉजीज और थी, इधर आके और डिफरेंट हो गई। तो वो बिल्कुल अगर बेसिक लेवल पे भी आप हैं तो आपके लिए बड़ी यूज़फुल ट्रेनिंग है। अभी 10 मिनट की ब्रेक कर लें, और ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इससे नेक्स्ट सेशन के लिए। हाँ जी, आ गए सब लोग वापस। हाँ जी, सब लोग आ गए वापस। शुरू कर दें इसको आगे। अरमगान, आसिफ, बाबर, आप लोग वापस आ गए। तारिक, जावेद साहब, सिकंदर, इमाद। भाई आप शुरू करें, सब आ गए हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में ना दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। डेटा मॉडलिंग के अंदर आ जाता है कि आपने रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। डेटा मॉडलिंग के अंदर आ जाता है कि आपने एक, कभी हमने काम किया था, एक शीट के अंदर डिफरेंट टेबल थे, उनको कंबाइन करके एक ही टेबल बना दिया। इसी तरह
कोई नया कॉलम ऐड करना है, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन ऐड करनी है तो डेटा मॉडलिंग में आ जाता है। डेक्स फंक्शन का यूज़ जो है वो भी डेटा मॉडलिंग के अंदर ही आता है, जिसमें हम जाके एग्जिस्टिंग डेटा को डिफरेंट तरीक़ों से हैंडल कर रहे होते हैं। इसको हम लेके चलेंगे एज अ यार प्रोजेक्ट। वो बस 5 मिनट दे ये असल में कल एकड़ी और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम अब आगे इस जो है फर्दर वो काम करेंगे। तो मैंने जो पहले टेबल बनाए थे उसको मैं क्लोज कर देता हूँ और नए सिरे से मैं एक पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ। ये एक फ़ोल्डर है मेरे पास और उसके अंदर कोई तकरीबन 33 फाइल्स हैं। इन फाइल्स को हम इनके ऊपर डेटा मॉडलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले एक पावर पिवट के नाम से एक शीट बना लें। अच्छा, एक चीज़ है ना, उसका ख्याल रखना है आपने कि जब भी किसी फोल्डर से डेटा आपने इंपोर्ट करना है तो जो आपकी मेन शीट है जिसके अंदर आप वो डेटा मॉडल बना रहे हैं वो उस फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए, फोल्डर से बाहर होनी चाहिए। अब शीट को ओपन कर लें और पावर क्यूरी के ज़रिए इस फोल्डर को आप इंपोर्ट कर लें फ्रॉम फोल्डर, और इसके बाद इसको आप इस तरह से इंपोर्ट कर लें। यहाँ से कौन बताएगा क्या स्टेप होगा नेक्स्ट? ये मेरे पास वो सारी की सारी फाइल्स तो शो हो रही हैं, लेकिन मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आबिद साहब, नहीं मतलब मैंने सेलेक्ट कर ली, अब लोड कैसे करना है मैंने? तो इसमें अभी चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी है। पहले हेडर चेक करेंगे, उसके बाद लोड में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमें खाली लोड करानी है या कंबाइन करनी है, ये चीज़ें चेक करेंगे। अच्छा, जब हम मल्टीपल फाइल्स की बात कर रहे होते हैं तो फिर हमें एडिट कंबाइन एंड लोड करना होता है, ठीक है? ये चीज़ आपने जहन में रखना है। जब मल्टीपल फाइल्स को ले रहे हैं तो हमने उसको कंबाइन एंड लोड के ऊपर लेके जाना है। उसके बाद हमें ये डेटा का प्रीव्यू देता है कि आपका डेटा जो है वो किस तरह से नज़र आएगा। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन टाइप है, डिवाइस आईडी, रिटेलर नंबर है, रिटेलर आईडी, फ्रेंचाइज आईडी, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ट्रांजैक्शन टाइप आ रहा है कुछ इस तरह से, इसमें डेट भी आ रही है, और इसे अब आप ओके कर दें। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिपोर्ट को इंपोर्ट करने में। इसके जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर कुछ डेटा इस तरह से है कि जहाँ पर जो हमारा एक सेल है उसकी लिमिट 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा जो डेटा है वो उसमें आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो एरर दे जाता है। तो वो इस एरर्स को हम फिलहाल इग्नोर करेंगे। ये बेसिकली फ़ाइल के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो उसके कॉलम के डेटा टाइप से मैच नहीं कर रही होती। जी हारिस साहब, इस वक्त ये लोड जो है ना उसी को हम कर रहे हैं। अगर कहें तो इसी को दोबारा से हम कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये अबाउट 2 मिलियन रोज़ जो है उसने इंपोर्ट कर ली हैं और हमारी एक्सेल की लिमिट से तकरीबन डबल रोज़ जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त हम पावर बीआई की बात करते हैं, पावर पिवट की बात करते हैं, तो हमारी जो डेटा हैंडलिंग है वो नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम से हट के केबीज़, एमबीज़ और जीबीज़ में आ जाती है। थ्री पॉइंट थ्री मिलियन रोज़ जो है वो इसने इंपोर्ट की हैं। अब वो सारी की सारी जो उसने डेटा लोड किया है उसको रिट्रीव करेगा और पावर पिवट के अंदर उसको अपेंड कर देगा एक टेबल में।
अगर आप यहाँ स्टेटस बार के ऊपर देखें तो इसमें रिट्रीव डेटा के साथ नंबर ऑफ रोज़ आ रही हैं, कितनी रोज़ इसने अब तक इंपोर्ट की हैं। जब भी आप इसको रिफ़्रेश करेंगे टेबल को, तो ये जो नीचे प्रोसेस लिखा हुआ रिट्रीविंग डेटा, ये हर दफ़ा ये रिपीट होगा। तो ये क्या करता है कि आपके डेटा को उस टेबल में जाके रिफ़्रेश कर देता है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह पे नया डेटा आ जाता है, जिससे हमारा जो हमने चीज़ें ऐड की हों वो वहाँ डिस्प्ले हो जाती हैं, और जो चीज़ें हमने रिमूव की हों वहाँ से हट जाती हैं। अब ये डेटा हमारा पावर पिवट के अंदर चला गया है। ज़रा इसको डेटा मॉडल में जाकर चेक करते हैं, और हम कोशिश करते हैं इसके ऊपर कुछ किसी हद तक जो फार्मूलाज हैं वो भी ऐड करें। अच्छा जी, ये हमारे पास डेटा आ गया, और इस डेटा की रोज़ हैं 3.3 मिलियन, और ये इसके कॉलम्स हैं। अब जो एरर था ना, वो एरर था बेसिकली इन कॉलम्स के अंदर, यहाँ से रिज़ल्ट डिस्क्रिप्शन स्पेशली इसके अंदर एरर आ रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो रिज़ल्ट डिस्क्रिप्शन टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी अजीब अजीब टाइप्स हैं। जैसे ये देखिए, ये है, और ये इसकी लेंथ भी आप चेक करें। इन केसेस में हमें ये एरर दे रहा था। अच्छा जी, अब एक नया कॉलम ऐड करना है, और मुझे इस पर्टिकुलर डेट में से मंथ को अलग करना है, या मंथ डैश ईयर को अलग करना है। तो मैं कैसे करूँगा? हमने एक फार्मूला पढ़ा था डेट का, हम उसको यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, और इसमें हम कर लेते हैं मंथ के साथ। अब आपने क्या करना है, कॉलम नेम देना है। कॉलम नेम क्या था यहाँ पे? इस कॉलम का नाम था ट्रांजैक्शन डेट। इसमें से हमें ये देखिए, उसने मंथ सेपरेट कर दिया है। अब इसी मंथ के साथ एंड साइन के साथ मैं जिस तरह वहाँ पे करते थे ईयर भी निकालता हूँ, ईयर, और फिर हमने कॉलम नेम देना है। कॉलम नेम के लिए पहले हम ब्रैकेट ऐड करते हैं, उसके बाद हमारे पास सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाते हैं, वहाँ से हम कॉलम जो है वो पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर डेट जो है वो सिर्फ मंथ और ईयर आ रही है। अब एक और कैलकुलेटेड कॉलम लगाते हैं। इस कॉलम में रिजल्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर दो तरह डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अगर आप इसको देखें तो ये कितनी तरह के रिजल्ट्स हो जाते हैं, ये देखिए। और इसमें ये भी आ रहा है कुछ आइटम्स इसमें शो भी नहीं हो रहे फिल्टर के अंदर, क्योंकि उनकी लिमिट्स एक्सीड कर रहे हैं। तो हमें जहाँ पर सक्सेस कोड आ रहा है या ज़ीरो रिजल्ट कोड आ रहा है, उसके अगेंस्ट कोई हम वैल्यू यहाँ पे शो करवा देते हैं। इसी तरह से हम एक सेम टाइप के ऊपर भी बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, अब ये देखिए, ये कोई भी फार्मूला है, मैं फार्मूला बार में लिख रहा हूँ, और इसको हम कहते हैं डैक्स फंक्शन, इज इक्वल टू, और उसके बाद इफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे, रिजल्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू कॉमा, इसको हम कर देते हैं ओके, और बाकी को हम छोड़ देते हैं ब्लैंक। अब ये देखिए, ये 3.3 मिलियन रो के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा है, और अब देखें कितना टाइम लग रहा है। क्या एक्सेल की वर्कशीट के अंदर कोई भी फार्मूला आप लिख लें, सिंपल से सिंपल फार्मूला लिख लें, इतने ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर इतनी जल्दी कैलकुलेट करता है? कभी भी नहीं करेगा। तो या तो आपका एक्सेल क्रैश हो जाएगा, और या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 64 के, 32 के, इसमें ज़रा सेम टाइप देख लेते हैं। 32 के ये बेसिकली 3G सिम है, 64 के 4G सिम है, और ये कुछ
पावर पैक सिम है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हमने इसकी दो कैटेगरीज बनानी है, 64K अलग आ जाएगा और 32K अलग आ जाएगा। कोई बंदा मुझे सजेस्ट करो कि मैं किस तरह से फार्मूला के ज़रिए इसको सेपरेट कर सकता हूँ। एनीवन? राइट लेफ्ट के फार्मूले से। राइट लेफ्ट से हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी रीज़न क्या थी कि 32K की लोकेशन कुछ और है, 64K की लोकेशन कुछ और है। हम इफ यहाँ एंड एन। इसी तरह से अगर आप मज़ीद नीचे देखें तो सर ये इफ एरर के साथ नहीं करेंगे सर, इफ एरर। इफ एरर के साथ भी हो सकता है। एक चीज़ हमने फार्मूला में पढ़ी थी, फाइंड, अगर आपको याद हो तो। जी जी। फाइंड 64K कॉमा इस पर्टिकुलर सेल से। तो अब ये क्या करेगा, ये हमें उसकी लोकेशन फाइंड करके देगा किस लोकेशन पे है। सिक्सटी फोर के और इस नंबर के दरमियान में गैप नहीं है, तो हम 4G को फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। इज इक्वल टू फाइंड 4G कॉमा सिम टाइप। is equal to if find 64K comma sim type is greater than 0 4G comma blank। अच्छा, इसमें इस केस में यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है। हम इस डेटा को कॉपी करते हैं एक्सेल के अंदर, यहाँ पे जाके देखते हैं कि हम किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इसको ले जाते हैं। सिम टाइप, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल T से, और इसका जो सेकंड सेल था वो ब्लैंक है, उसके अंदर हम डेक्स लिखेंगे इज इक्वल टू फाइंड, और हमने टेक्स्ट जो फाइंड करना है वो 64K है कॉमा इस सेल में फाइंड करना है। अच्छा, जब हम टेबल के अंदर डेक्स फंक्शन लिखते हैं और पावर पिवट में डेक्स फंक्शन लिखते हैं, उसमें एक फ़र्क है छोटा सा। वो फ़र्क ये है कि टेबल के केस में अगर हमने किसी पर्टिकुलर सेल की बात करनी हो तो हमें @ साइन यूज़ करना पड़ता है, जो कि शो करता है कि सेम इसी रो के ऊपर ये है। और अगर हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो फिर @ साइन हम नहीं लगाते, जबकि डेक्स की सूरत में हमें @ साइन नहीं देना पड़ता। दोनों केसेस में हम पूरे का पूरा कॉलम नेम ही दे देते हैं। ओके, क्या यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत तो नहीं थी? इसको नहीं काम करना चाहिए।
अच्छा जी, ये जो फाइंड फंक्शन है ये काम नहीं कर रहा पावर पिवट के अंदर। टेबल में ये काम कर रहा है, पावर पिवट में नहीं कर रहा। हारिस कह रहे हैं कि आप लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और लेफ़्ट में इसको 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ़्ट का फंक्शन हम किस तरह से यूज़ करते हैं? लेफ़्ट दिस, सॉरी, कॉमा, सॉरी, मिड का फंक्शन यूज़ होगा, इज इक्वल टू मिड दिस कॉमा 7 कॉमा 3 8 कॉमा 3। अब यहाँ पर जहाँ पर 64K है उसको हम कह देते हैं 4G SIM और रिमेनिंग जहाँ 33G SIM है। गुड। 2022 कोड जो है ये 4G SIM के साथ यूज़ हो रहा है। इस तरह से हम इसका जो इसके ऊपर फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। सम कर सकते हैं, सम इफ्स कर सकते हैं, कोई डेटा टेक्स्ट डेटा जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो कॉलम हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं ये हमारे डेटा का हिस्सा नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किए हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं ये हमेशा जब भी आप डेटा अपडेट करते हैं तो जितना भी रोज़ एडिशनल ऐड हुई हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है। यहीं से हम ले लेते हैं इस फाइल। ये कोई एक रिपोर्ट है जो कि इसी की बेस के ऊपर बिल्ड हुई और उसको समराइज़ किया गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं डेक्स फंक्शन की। डेक्स फंक्शन सिर्फ काम करता है टेबल्स में, ये काम करता है पावर पिवट में और पावर बीआई में। इसके अलावा अगर एक्सेल में आपने फार्मूला लिखना है तो आपको नॉर्मल एक्सेल फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो पावर टूल्स हैं जैसे पावर पिवट, पावर क्यूरी या पावर बीआई, इनमें वीबीए नहीं है। यहाँ पर आप वीबीए यूज़ नहीं कर सकते, कोडिंग करके अपनी मर्ज़ी के फार्मूलाज डिज़ाइन नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी हैं उन्हीं को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर एक्सेल में सिंपली बात करें तो वहाँ पर आपके पास मैक्रोज और वीबीए अवेलेबल है, उसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। क्या कर दिया मैंने फिर दोबारा से? यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं कंट्रोल टी के साथ। जो फर्स्ट कॉलम था उसको डेट फॉर्मेट में ले जाते हैं कुछ यूँ, और अब इसके ऊपर हम
फर्दर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स से मैंने एक कॉलम ऐड करना है जिसके अंदर सिर्फ मंथ लिखा हुआ हो, तो मैं इसको नया कॉलम ऐड करूँगा। ये देखें एंड तक एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। इसको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू मंथ, और मंथ में आपने डेट देनी है। तो वो तमाम के तमाम सेल के अंदर, मैंने सिर्फ फार्मूला एक जगह पे लिखा था लेकिन सब में वो लिखा गया है। सिर्फ एक चीज़ आपने जो गौर करनी है, यहाँ पर सेल का कोई रेफरेंस, कोई एड्रेस नहीं आ रहा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास आता है उस कॉलम का नाम। और अगर आप टेबल में जाके डेक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो अगर पर्टिकुलर सेल को आपने समराइज़ करना है या उसमें से कुछ डेटा निकालना है तो उसके लिए आप ऐट द रेट साइन यूज़ करेंगे। और अगर पूरे के पूरे कॉलम को सम करना है तो फिर ऐट द रेट साइन यूज़ नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सम करता हूँ और सम मैंने किया ये कॉलम्स। अब ये देखें मेरे पास फ्रॉम एल कॉलम टू एम कॉलम इस तरह का कुछ नहीं आ रहा। टेबल नेम आ रहा है, इस टेबल का नाम टेबल 1 है। कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सिम एक्टिवेशन कॉलम से, जो कि एल में है, और इंटरनेट सिम कॉलम जो कि पी में है। इन दोनों को वो सम कर रहा है। अच्छा, इसमें मैंने जब फार्मूला लिखा है तो इसने एंड तक इसको ड्रैग क्यों नहीं किया? मुझे मैनुअली क्यों ड्रैग करना पड़ा? कोई बता सकता है? एनीवन? इसकी रीज़न ये थी कि इसके अंदर ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था। अगर डेटा नहीं होता तो फिर वो उसको ऑटो फिल कर देता। इसी तरह से काउंट का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं डेक्स में, एवरेज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्कैटिनेट का फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इफ एरर, ये सारे फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, ये था डेक्स फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन, के डेक्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करें। आपने बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो स्टडी किए हैं इस ट्रेनिंग में, उन्हीं को आप डेक्स के तौर पे यूज़ करें। टेबल क्रिएट करें, टेबल के अंदर वो फार्मूलाज यूज़ करें। कहीं पे कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हर सब इसमें हम हर जो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, हर जो नई सीख रहे होंगे ना, उसमें नई चीज़ सीख रहे होंगे, उसके अंदर हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम बार बार रिपीट कर रहे होंगे, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे को क्लोज़ करता हूँ और मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, कॉपी ऑफ ड्राइवर लॉग बुक डेटा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसके अंदर डिफरेंट शीट्स हैं और हर शीट का एक डिफरेंट नाम है। लेकिन अगर आप इसके कॉलम देखें, कॉलम हेडर्स देखें, तो ये एक जैसे हैं। इसमें हम सिर्फ करेंगे ये कि एडिशनल कॉलम, हमारे पास कुछ कॉलम ऐसे हैं जो कि एडिशनल आ रहे थे। उनकी रीज़न ये है कि वहाँ पर उनमें कुछ ना कुछ किसी कॉलम में लिखा होगा, जिसकी वजह से वहाँ का डेटा भी वो दिखा रहे हैं हमें। ये हम इनको ख़त्म कर देते हैं ताकि डेटा ठीक तरह से हम इंपोर्ट भी कर सकें और इन तमाम शीट्स को मर्ज भी कर सकें। इसके बाद की जो शीट्स हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, इतनी बहुत है हमारे लिए। अब इसमें जो लास्ट कॉलम है वो भी एक कैलकुलेटेड कॉलम था, उसमें कोई चीज़ सम की हुई है, तो वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ।
मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा तो उससे क्या होगा कि डेटा जो जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसमें ये रोज़ ये कॉलम एडिशनली ऐड हो जाएंगे। ऑल दो के डेटा मॉडलिंग के ज़रिए हम इनको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस शीट को एरर फ्री करता हूँ। अब मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल आ जाती है कुछ इस तरह से, और इस एक्सेल फाइल में पावर क्यूरी के ज़रिए मैं ये फ़ाइल इंपोर्ट करूँगा। अब इंपोर्ट कैसे करनी है, फाइल पे क्लिक करें, फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें, फाइल की लोकेशन बताएं और ओके कर दें। एक तो ये है कि मैं किसी एक फ़ाइल को यहाँ से चूज़ करूँ और उसे लोड कर लूँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स पे क्लिक करूँ और जो जो फाइल मैंने इंपोर्ट करनी है वो सारी की सारी चेक करके लोड कर दूँ। अब किसी एक्सेल शीट के अंदर 43 रोज थी, 42, 41। अब ये जितनी हमारी क्यूरीज रन हुई हैं इस नाम की उतने ही टेबल क्रिएट हो गए हैं डेटा मॉडल के अंदर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखिए, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि ये तमाम के तमाम टेबल मुझे एक ही टेबल की सूरत में चाहिए ताकि इसके ऊपर मैं एनालिसिस कर सकूँ। पावर क्यूरी में वापस जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा मॉडलिंग के लिए दो ऑप्शन है। एक है मर्ज के केस में आप दो टेबल को मर्ज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल है और इसके साथ सेकंड टेबल है, इन दोनों को मैं मर्ज करता हूँ। मर्ज के लिए सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का होना ज़रूरी है। अब मुझे जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, इनको मैं मर्ज करने जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या करना है, फुल जो रोज़ हैं या कॉलम हैं वो मैंने इसमें ऐड करना है। तमाम की तमाम रोज़ इसमें ऐड हो जाएंगी। अब वो डेटा किस तरह से नज़र आएगा वो देखें, इस तरह से कुछ नज़र आएगा। ये सारे उसके कॉलम आ गए। अगर इसमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्लोज एंड लोड कर दें। 44 रोज़ आ गई इसके अंदर, और डेटा मॉडल के अंदर जाके इसको देखते हैं तो ये टेबल हमें कुछ यूं नज़र आएगा। मर्ज 1 के नाम से टेबल बना है, और इसमें ये देखिए यहाँ से, अच्छा टेबल और टेबल, इसमें हमने कौन कौन सा टेबल लिए थे। अब जो मेन हमारा प्रॉब्लम था वो था कि हमने इन तमाम को एक टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम अपेंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप दो टेबल्स को भी ऊपर नीचे अपेंड कर सकते हैं और 3 या इससे ज़्यादा टेबल्स को भी कर सकते हैं। तो अदर देन मर्ज मैं तमाम के तमाम टेबल सेलेक्ट करता हूँ और उनको ऐड कर देता हूँ टेबल्स टू अपेंड के अंदर। उसके बाद इसे ओके करूँगा तो मेरे पास इसकी जो क्यूरी है, क्यूरी पैन ओपन हो जाएगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जो जो डेटा उस वहाँ पर मौजूद है। मैं क्लोज एंड लोड करता हूँ। तो ये अपेंड के नाम से एक क्यूरी बनी है जिसमें 256 रोज़ हैं। तो होपफुली इन तमाम शीट्स की रोज़ जो हैं वो 256 ही होंगी। इसको आप फर्दर अगर
एक्सपोर्ट करना चाहें, एक तरीकाकार ये है कि वहीं से कॉपी करके लाके इधर पेस्ट कर लें, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप पिवट टेबल के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। पिवट टेबल लगाने का एक तरीका तो ये है कि इसी अपेंड में रहते हुए मैं पिवट टेबल पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, एक्सेल शीट के अंदर पिवट टेबल आ जाएगा। अब ये देखें, ये सारे के सारे जितने भी टेबल थे वो सारे शो हो रहे हैं। मुझे एक ये पर्टिकुलर टेबल चाहिए, और ये टेबल मुझे रोज़ की सूरत में ही सारा चाहिए, तो मैं इसको कुछ यूं कर सकता हूं। अब जब पिवट टेबल के ऊपर आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे आपने एक ही रो के अंदर ये सारे के सारे कॉलम शो करने हैं, या मल्टीपल रोज़ में हर एक रो को अलग कॉलम के अंदर शो करना है, वो दोनों तरीके का मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो अपेंड के ऊपर या मर्ज के ऊपर? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी की तरफ से? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो समझ में ना आ रही हो? क्योंकि मुझे तो वैसे लगता है कि काफ़ी इजी है, लेकिन आप लोगों के लिए अगर नई चीज़ है तो हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल भी हो। तो कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो वो आप मुझे प्लीज़ बता दें। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ मैं आ ये रही कह है। रहा था कि आप बता रहे हैं तो कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है कि चीजें कैसे होती हैं, लेकिन चूंकि पहले इस पे काम नहीं किया इसलिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि स्पेसिफिकली कि क्या समझ है और क्या नहीं। वो तभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता चलेगा ना इंडिपेंडेंटली कि कहाँ कहाँ हम स्टक होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये तो थे टूल्स हम कैसे यूज़ कर रहे होंगे। अब बात करते हैं हम आज की असाइनमेंट की। मैं ये असाइनमेंट आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। पहले तो ये होता था कि मैं आपको कोई चीज़ उसमें से दे देता था, लेकिन आज मैं ये बनाऊंगा पहले कि किस तरह से करनी है, और फिर कल आपने मुझे ये बना के सेंड करनी है। आप लोगों के साथ ना मैंने शेयर की थी 3 फाइल्स। अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से सेंड कर देता हूँ। लेकिन होपफुली वो आपने डाउनलोड कर ली होंगी। एक 964 के नाम से था, एक ZL के नाम से, और एक रिटेलर बैलेंस के नाम से। इसे आपने किसी जगह पे कॉपी करना है, इस तरह से। अच्छा, इसके केस में आपने क्या करना है, क्योंकि इसकी फाइल्स जो हैं बहुत बड़ी बन जाएंगी, आप फाइल मेरे साथ शेयर नहीं कर सकेंगे इसकी। जो जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगा ना कि ये स्क्रीनशॉट लेना है आपने, ये स्क्रीनशॉट लेना है, वो आपने उसी तरह से स्क्रीनशॉट लेके एक वर्ड फाइल में पेस्ट करके वो मुझे भेज देने हैं। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि कहीं पे अपलोड करें गूगल ड्राइव वगैरह में, और उसका लिंक मेरे साथ शेयर कर दें, मैं वहाँ से डाउनलोड करके इसको चेक कर लूँगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आपने 964 और ZL के दोनों फोल्डर्स जो हैं इनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया। अब ये मेरे पास 964 और ZL के 2 फोल्डर आ गए, और एक रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट के नाम से आ गया। उसके बाद न्यू में जाएं और एक फाइल क्रिएट करें, और इसका नाम रखें पावर पिवट। पहला स्क्रीनशॉट आपका जो है वो इस चीज़ का बनता है कि आपने ये एक्सट्रैक्ट कर ली। एक प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर था, उसके अंदर 964 का एक फोल्डर है, एक ZL का, एक पावर पिवट और एक रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट है। उसके बाद पावर पिवट वाली फाइल ओपन करें, और इसमें पावर क्यूरी के ज़रिए आपने फोल्डर ऐड करने हैं। इससे ब्राउज़ करें, और हमारे पास डाउनलोड के अंदर हमने प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर 964 के नाम से। ये सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी। कंबाइन एंड लोड करें इन्हें, और इसको ओके कर दें। सेकंड स्क्रीनशॉट, आपने डेटा इंपोर्ट किया और आपकी क्यूरी रन होने के बाद कंप्लीट होगी फर्स्ट क्यूरी, तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और वो मुझे उसमें ऐड कर लेना है। ये सेकंड स्क्रीनशॉट होगा।
इसी तरह से जेडल का डेटा इंपोर्ट करेंगे और इसी तरह से रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो ये 3 तरह के टेबल हमारे बनेंगे पावर पिवट के अंदर। तीसरा स्क्रीनशॉट आपने लेना है पावर पिवट के उस व्यू का, डेटा मॉडल का, जहां पर ये तीनों टेबल के नीचे टैब्स नज़र आ रहे होंगे। तो एक स्क्रीनशॉट वहां से हो जाएगा कुछ इस तरह से। एक टेबल एक फोल्डर आ गया 964 का, दूसरा फोल्डर आ जाएगा ZL का, इसको भी कंबाइन एंड लोड करना है आपने। अब जो नंबर ऑफ रोज हैं इस केस में हमारे पास 2 मिलियन से ज़्यादा हो गई हैं, 2.5 पे चली गई। आई थिंक ये 3 मिलियन वाली फाइल थी। ये भी डेटा हमारा लोड हो गया। और तीसरा डेटा जो है वो इसी में से आपने फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है, फ्रॉम एक्सेल में जाना है और यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर था, उसमें रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट है, ये आपने इंपोर्ट कर लेनी है। इसमें से शीट को सिलेक्ट करें और लोड कर लें। अच्छा, जो सेकंड स्क्रीनशॉट है वो आप तमाम को लोड करके भी ले सकते हैं या पहली एक फाइल को लोड करके भी ले सकते हैं। मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं है। उसके बाद पावर पिवट में जाएं, मैनेज पे क्लिक करें और ये देखें नीचे 964 ZL और शीट 1 आ रहा है। तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट लें और ये भी उसमें पेस्ट कर दें। आप उसके लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि लास्ट कॉलम में जो 964 की फाइल है, यहाँ पर आपने एक फार्मूला लिखना है और उस फार्मूला के ज़रिए आपने मंथ को अलग करना है। टी डेट में से मंथ को अलग करना है और एक और कॉलम वो इस तरह से अलग होगा, इज इक्वल टू मंथ, और ये मंथ है हमारा टी डेट कॉलम में कुछ यूँ। और इस कॉलम का नाम आपने कैलकुलेटेड कॉलम नहीं रखना, इसका नाम आपने चेंज करना है, मंथ रखना है। इसी तरह से एक और कॉलम है, इसमें आपने करना है रेशो। अब ये रेशो किस चीज़ के ऊपर आपने लेनी है? ये रेशो आपने लेनी है इज इक्वल टू फी रेवेन्यू रिकॉर्डेड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ये आपके पास एक रेशो आ गई और इस पूरे के पूरे कॉलम को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आपका एक और स्क्रीनशॉट बनेगा 964 की फाइल के ऊपर और इसमें आप बता रहे होंगे कि हमारे पास 2 कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं और बाकी फील्ड्स इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसे आपने क्लोज करना है। दोबारा एक्सेल फाइल में जिसमें आपने ये डेटा इंपोर्ट किया था, इंसर्ट टैब में जाना है, आपने पिवट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ये रेडियो बटन है, इस पर आपने चेक करके चूज़ कनेक्शन करना है। चूज़ कनेक्शन में अगर आप देखें तो आपके पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक कनेक्शंस हैं और एक टेबल्स हैं। टेबल पे जाके
इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और ये आपने पेस्ट करना है। यहाँ पर 3 टेबल्स शो होने चाहिए। ये डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल के ऊपर आपने क्लिक किया, इसे ओपन किया और इसे भी ओके कर दिया। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिसके अंदर 964, शीट 1 और ZL ये 3 टेबल जो है ये शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है असाइनमेंट हमारी आज की असाइनमेंट, जो कि कल 2 बजे से पहले पहले आप मुझे सबमिट करेंगे। इस असाइनमेंट के बाद मुझे अंदाज़ा होगा कि मुझे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है उसको कितना स्पीडी लेके चलना है। अभी जो चीज़ें रहती हैं उसमें डेटा समराइज़ कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है मल्टीपल टेबल्स के दौरान में, वो हम इसी के ऊपर बिल्ड करेंगे। इसलिए ये आपने अपने पास सेव कर लेना है ये प्रोजेक्ट जो है, ताकि जब मैं कल के दिन में वो नेक्स्ट चीज़ें करवाऊँ तो आप इजीली उनको समझ सकें। फिर हम करेंगे कल के दिन के अंदर स्लाइसर ऐड करेंगे, हम टाइमलाइंस ऐड करेंगे, फिर हम फील्ड्स ऐड करेंगे पिवट टेबल के अंदर। पिवट टेबल के अंदर भी आप नई फील्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने पावर पिवट के अंदर की थी। उसके बाद जो रिलेशनशिप बिल्ड किए थे किसी एक पर्टिकुलर शीट, जो कि हमारी मास्टर शीट जिसको हम कहेंगे, उसकी बेस के ऊपर हम बाकी टेबल्स को भी समराइज करके दिखाएंगे। फिर उनके ऊपर हम ग्राफ्स बिल्ड करेंगे, उन स्लाइसर्स के जरिए, टाइमलाइन के जरिए एक छोटा सा एक डैशबोर्ड डेवलप करेंगे। अभी कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई है वो आप मेरे साथ डिस्कस करें, मुझसे पूछ लें। हमारे पास अभी टाइम है 10 से 15 मिनट हैं, इसमें हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं ताकि असाइनमेंट भी इजी रहे और कल की जो चीज़ें हैं, कल जो हमने लर्न करनी है इसकी चीज़ें, वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएं। पावर पिवट, पावर क्यूरी के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है आप चाहे रिपीट कर दूं तो मैं रिपीट कर दूंगा, किसी चीज़ के ऊपर क्लैरिटी चाहिए तो वो बता दें, मैं वो आपको दे दूंगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है मेरा जी। मेरे सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारे C1 2 3 4 5 की साइट आईडीज हैं, बाकी सब रीजन का कॉलम डाला हुआ है, उसके आगे कैटेगरी लिखी हुई है, फ्लैट, गोल्ड या कुछ भी इस तरह का। ठीक है। और एक दूसरी शीट है उसमें भी यही साइट आईडीज दिए हुए हैं, आगे सब रीजन C1 2 3 4 और उसके आगे लिखा हुआ है DG स्टेटस के, वहां पे DG है या नहीं है। ठीक है, ये 2 डिफरेंट शीट्स हैं। क्या मैं इनको पावर पिवट के थ्रू इसकी कोई समरी बना सकता हूं? जी बिल्कुल। C1 में कितनी साइटों पे क्या फ्लैट, गोल्ड और कितनी पे DG पड़ा हुआ है, इस तरह की कोई चीज बिल्कुल बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि मैं VLOOKUP तो करना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये तो मैं आपको मिसाल दी ना, कई बार मतलब कॉलम बहुत सारे होते हैं उसमें। देखें, अगर आप इस ट्रेनिंग के बाद भी VLOOKUP यूज़ कर रहे होंगे तो ये ट्रेनिंग आपकी यूजलेस है। आपने अब VLOOKUP और वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है। अब ये देखिए, मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये PRB है, 4G थ्रूपुट है और PRB है। ये फाइल है जो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रही होती है इंजीनियरिंग की तरफ से है, या आई थिंक DWH की तरफ से है। 86 फाइल्स हैं इसके अंदर, और इसके ऊपर जो मैंने समरी बनाई हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इस फाइल के अंदर है, सब रीजन वाइज समरी। अच्छा, इसमें अभी तक मैंने नहीं कुछ किया हुआ। उसमें अगर आप देखें तो ये PRB की समरी है, जिसको मैं वहाँ पे आपको भी आइडिया है किस तरह से डेट फॉर्मेट आ रहा होता है, किस तरह से वो चीज़ें सारी आ रही होती हैं। तो उसको PRB और थ्रूपुट साइट वाइज मैंने अलग अलग किया हुआ है, डेट वाइज किया है और उसका एवरेज आगे ले लिया है। ये PRB है और ये थ्रूपुट है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डेली बेस पे एक फ़ाइल आती है, वो इस फोल्डर में मैं उसको सेव कर देता हूँ, इस पिवट को रिफ़्रेश करता हूँ, मेरा डेटा अपडेट हो जाता है, मुझे कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती। इसी तरह से आपकी जो रिपोर्ट है अवेलेबिलिटी वाली, अवेलेबिलिटी की रिपोर्ट आप बनाते हैं ना, अवेलेबिलिटी वाली जो रिपोर्ट है इसके भी कोई डेटा सोर्सेज होंगे। 2G की फाइल एक आती होगी आपके पास, एक 3G की आती होगी, 4G की आती होगी। वो सारी की सारी फाइल्स और एक मेन फाइल जिसके अंदर आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, ये आप एक ही फोल्डर के अंदर फेंकें। ठीक है, अगर डेली की बेस पे एक रिपोर्ट आ रही है तो 2G 3G 4G का एक फोल्डर बना लें और पावर पिवट में ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लें। 3 फोल्डर आपके हो जाएंगे, एक फाइल हो जाएगी जो मास्टर फाइल है आपकी, जिसके अंदर उसकी हायरार्की दी हुई है। अब आपने क्या किया कि आपने उनका इसी तरह से एक फॉर्मेट बना दिया। मेरी ऑलमोस्ट जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा डेटा यूज़ हो रहा होता है वो सारी की सारी पावर पिवट के ऊपर बनी हुई है। मेरी ज़िंदगी आसान है, मेरे पास डेटा आ जाता है, मैं उस फोल्डर में डेटा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट रेडी हो जाती है। रादर दैन कि मैं उसके ऊपर एक पिवट अप्लाई करूँ या VLOOKUP करूँ या सम इफ करूँ, उसके ऊपर कैलकुलेशन करूँ,
उसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इसके अंदर एरर चांसेस नहीं है, बहुत कम है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसके ऊपर कर लें कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल आपने उस वैल्यू को एवरेज करना है तो एवरेज ही कर लें, या अगर आपने उसको सम करना है तो सम का ही वैल्यूज़ का यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर लें, तो ये आपकी रिपोर्ट एरर फ्री भी होगी, जल्दी कैलकुलेट भी होगी, टाइम सेविंग, और आपका जो डेली एक एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर सम काउंट वगैरह की, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो अगर आप चाहें कि मैं उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट करूं कल के दिन में, अगर हमारे पास टाइम बचता है, तो बेशक आप मुझे अपना डेटा भिजवा दीजिएगा, हम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं ना आपको 2 डमी शीट्स भिजवाऊंगा, मतलब मेरे ज़हन में भी ख्याल है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शायद मैं उस तरह बता नहीं पा रहा, मैं आपको डमी शीट भिजवाऊंगा, तो फिर आप मुझे देख के बताइएगा कि उसका क्या हो सकता है। मुझे मतलब ईमेल मुझे करें, समझ अगर मुझे ईमेल हेल्प करें, कल उसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं कल के सेशन में। श्योर। इस वक्त ना किसी भी एनालिस्ट के लिए जो भी डेटा के साथ काम कर रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज बिग डेटा की हैंडलिंग है। बहुत सारी जगहों पे जाके एक्सेल हमें सपोर्ट नहीं करता इन केस डेटा ज़्यादा है, एक्सेल में लोड तो हो गया है, लेकिन उसके ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। हम वी लुकअप लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा, हम सम इफ लगाते हैं उसके बाद हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए हम पावर टूल्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें पावर क्यूरी है, पावर पिवट है, पिवट टेबल है, स्लाइसर्स हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपको पता है कि आप एक स्लाइसर के ज़रिए मल्टीपल पिवट टेबल भी कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल डैशबोर्ड्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी पावर पिवट में भी है, और यही फंक्शनैलिटी आपकी उसमें भी है, पावर बीआई में भी है। वहाँ पे भी आप एक स्लाइसर के ज़रिए मल्टीपल विजुअल्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी हम सीखेंगे किस तरह से उसको करना है। बेसिकली जो डेटा इंपोर्ट है ना, ये हमारा फर्स्ट और बेसिक स्टेप होता है। इसके अंदर गलती जो है वो उसकी माफ़ी नहीं होती। इसके अंदर आपसे गलती हो गई तो वो आपकी आगे चल के उस चीज़ को आपकी हर एक रिपोर्ट को, हर कैलकुलेशन को गलत करती रहेगी। मिसाल के तौर पे आपने डेटा इंपोर्ट करना था, दो शीट्स लगी हुई थी, आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट 1 थी उसको छोड़ के शीट 2 कर ली। शीट 2 के अंदर एक टेबल था और आपने उसके ऊपर गौर नहीं किया, और आपने जब भी रिफ्रेश करना है तो शीट 2 को ही रिफ्रेश कर रहा होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसी तरह एसक्यूएल से डेटा आपने इंपोर्ट किया, एक एसक्यूएल से ले लिया, एक आपने फोल्डर से उठा लिया, एक डेटा आपने एक्सेल फाइल से उठा लिया, और उनके दरमियान में एक लिंक बना दिया, उन तीनों को टेबल्स को आपस में लिंक कर दिया समरी बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने गलत टेबल उठा लिया या आपने टेबल की बजाय डेटा बेसिस को उठा लिया तो आप उस तरह से समरी नहीं बना पाएंगे। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद पिवट टेबल है, आप लोगों ने काम किया हुआ है, कुछ नई चीज़ें होंगी आपके लिए उसमें पिवट टेबल के अंदर डैशबोर्ड बनाने के लिए या को समराइज़ करने के लिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। आबिद साहब, आज आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, या तो आपको ये सारा समझ आ गया है और या कहीं गड़बड़ है। नहीं, मैं इसको सारा समझ रहा हूँ, एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख के ना फिर इसको मैं दोबारा ज़रा चेक करूँगा। ग्रेट हो गया। अच्छा हारिस साहब, मैं ये डेटा दोबारा से शेयर कर देता हूँ। मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ था, सी ड्राइव में, और यहाँ पर पावर पिवट के नाम से 1, 2 और 3, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ये आ गया। ये ना सर, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये तीनों की तीनों जो फाइल्स हैं ये शेयर कर दी हैं। अच्छा, इसकी अगर जब आप फाइनल कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ये डेटा में आपको कोई हो सकता है कोई सेंस ना बने डेटा का, उसकी एक रीज़न थी। क्योंकि मैं ये डेटा ट्रेनिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैंने इस डेटा को बहुत ज़्यादा अंदर से चेंज किया हुआ है। तो ये बेसिकली वो रियल डेटा नहीं है, लेकिन ये हमारा पर्पज़ सर्व कर देता है, जो हमारी ट्रेनिंग का पर्पज़ है वो इससे सर्व हो जाता है। और किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसके साथ ही मैं इसकी जो